बीएसएफ आर्मी नहीं है। लेकिन बीएसएफ सबसे टफ और वार और पीस दोनों रोल निभाने वाली एकलौती फोर्स है। बीएसएफ में भर्ती होते कैसे हैं और उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और बीएसएफ के लिए इंसान को तैयार कैसे किया जाता है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। तीनों की भर्ती अलग अलग होती है। ग्रुप ए की भर्ती तो यूपीएससी देखता है, ओके, और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है। इसका भी 2 चरण होता है। अब बीएसएफ की ट्रेनिंग कैसी होती है सर? शुरुआती जनरेशन है वो तो टोटली आर्मी के लाइन से ही ट्रेन की गई है, लेकिन वही कल्चर, वही सिलेबस, ट्रेनिंग का वही फिलॉसफी बीएसएफ आज भी कैरी कर रही है। हमसे आर्मी से जरा सा भी कम प्रोफेशनल एफिशिएंसी की अपेक्षा बीएसएफ से नहीं की जाती। हमारे यहाँ कोई माफी गलती है ही नहीं है। वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। बैक इन द डेज जब बॉम्ब फायर भी नहीं होती थी, सिर्फ पत्थर से पत्थर का बॉर्डर होता था। उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती थी और रियल लाइफ सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी पड़ती थी? व्हाट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन? नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत बड़ा खतरा था वो, क्योंकि जब आपका कोई ह्यूमन बैरियर नहीं है तो कई जगह आपको एक पिलर से दूसरा पिलर दिख भी नहीं रहा है, तो आप भटक के कभी पाकिस्तान चले जाते थे, कभी पाकिस्तान के लोग भटक के भारत चले जाते थे। सर कितनी बार पाकिस्तान गए? मैं 2-3 बार तो भटका हूँ, लेकिन Army officer, it's not only about how many bullets you fire. It is also about survival and सर बहुत सारे लोग आर्म फोर्सेस में भर्ती के बारे में बात करते हैं जी, एंड जब हम आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी एक आर्म फोर्स है, बट अभी तक भी एक छोटा सा वॉइड है जिसको मैं फिल करना चाहता हूँ। दैट इज नोबडी हैज एवर हैड अ ब्रीफ कन्वर्सेशन कि बीएसएफ में भर्ती होते कैसे हैं और उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और बीएसएफ के लिए इंसान को तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू है, लोक संघ लोक सेवा के थ्रू, और पूरे सीआरपीएफ का एक कंबाइंड रिटन एग्जामिनेशन की वैकेंसी निकलती है, और ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों की भर्ती अलग अलग होती है। ग्रुप ए की भर्ती तो यूपीएससी देखता है, ओके, और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है। ओके, ऐसे से। तो जो ग्रुप ए की भर्ती है उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, ये जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस प्लस लॉ एंड ऑर्डर का जो लीड फोर्स है सीआरपीएफ, इनको मिला के सबकी एक कंबाइंड वैकेंसी निकलती है हर साल। इसका भी 2 चरण होता है। हमारे टाइम में तो एक एग्जाम होता था, अब इसको 2 पार्ट में कर दिया, यानी प्रिलिमिनरी देन मेन। ओके, आपको पहले प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना है, फिर मेन करना है, और ये एग्जाम काफ़ी टफ होता है अभी जी। इसके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद जो है फिर इंटरव्यू का फेज आता है, और उसके बाद एक टफ फेज फिर भी बकाया रह जाता है मेडिकल का। ओके, क्योंकि सारा कुछ करके अगर आप उस मुकाम तक पहुंच गए, लेकिन जो पैरामीटर हैं इन फोर्सेस के, मेडिकल के जो मापदंड है उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो इतनी मेहनत आपकी जीरो हो जाती है। जैसे कि किसी को कार्डिक, किसी का बाय बर्थ एंजाइना, हार्ट की कोई प्रॉब्लम निकल गई, किसी का आई साइट का मुद्दा हो गया, हाइट, चेस्ट, हाइट, चेस्ट, वेट तो शुरू में नाप जो फिजिकल्स में ही हो जाता है, लेकिन जो डिटेल मेडिकल बोर्ड है, कई बार लोगों की इंटरनल कई चीज होती है जिनका उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। तो जब डिटेल एक्सरे होता है, हम ही लोगों में यंग एज तक किसका सीटी स्कैन हुआ होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे से तो कोई गुजरता नहीं है, राइट। किसी के फिंगर कट गई है, किसी का स्किन का कोई प्रॉब्लम है, हियरिंग का प्रॉब्लम है, देयर आर मेनी इश्यूज। फ्लैट फुट है, बिल्कुल फ्लैट फुट है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो इन चीज़ों में अगर आदमी कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें वो एलिमिनेट हो जाता है तो उसकी पूरी मेहनत ज़ीरो हो जाती है। तो आपको सारे पैरामीटर पे फिट होना है, देन यू गेट सेलेक्टेड। आफ्टर सिलेक्शन आपकी बड़ी रिगोरस ट्रेनिंग का प्रोसीजर है बीएसएफ में। अब बीएसएफ की ट्रेनिंग कैसी होती है सर? मतलब जो सब लोग बोलते हैं आईएमए, एनडीए के अंदर जो रगड़े लगते हैं, हालत खराब होती है। बीएसएफ का सबसे, इससे पहले ये बताना आपको ज़रूरी होगा कि किस पर्पज़ के लिए रेज हुई थी, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वही आपका ट्रेनिंग डिसाइड करता है।
बीएसएफ 1965 में भारत के मोस्ट डिफिकल्ट बॉर्डर को गार्ड करने के लिए गठित की गई थी 1 दिसंबर 1965 को, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान बॉर्डर, तब 71 वार हुआ नहीं था, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 बॉर्डर जो होते थे, इनकी समस्याओं को हैंडल करने के लिए बीएसएफ को रेज किया गया था। और ये स्पेशली रेज्ड फोर्स है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर सबसे टफ बॉर्डर माना जाता है चुनौतियों के लिहाज से। जो चुनौती आपने 1965 में सोच सकते हैं, हम 2025 में भी उस चुनौती से गुजर रहे हैं। तो इसको इट वॉज रेज्ड ऑन द लाइन ऑफ आर्मी, ट्रेंड ऑन द लाइन ऑफ आर्मी, डिसिप्लिन्ड ऑन द लाइन ऑफ आर्मी एंड मैंडेटेड ऑन द लाइन ऑफ आर्मी। तो बीएसएफ भारतीय सेना नहीं है, लेकिन वह सब कुछ जो भारतीय सेना से अपेक्षा की जाती है वो बीएसएफ के जवान से अपेक्षा की जाती है, एक्सेप्ट कि जो ओपन वार के सिचुएशन में बीएसएफ का रोल, आर्मी का रोल, दोनों को मिक्स करके बीएसएफ का एक सुटेबल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट किया जाता है। बीएसएफ आर्मी नहीं है, लेकिन बीएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज का सबसे टफ और वार और पीस दोनों रोल निभाने वाली एकलौती फोर्स है, जिसका वार टाइम में भी रोल है, पीस टाइम में भी रोल है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने बीएसएफ का रोल देखा होगा कि जो एज लेटेस्ट एज मई 2025 का है। तो इसकी ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है। सारे सिलेबस इसका इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ही कॉपी किए गए हैं, पूरी कमांडो कोर्स वैसे ही होता है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और सन 2002 के पहले तो जो जनरेशन थी, उन इंस्ट्रक्टर्स में भी बहुत सारी तादाद आर्मी के लोगों की ही थी। इवन हम जिस जनरेशन में ट्रेन हुए, हमारे इंस्ट्रक्टर 90% लोग आर्मी से थे, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आए हुए थे। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स जो बीएसएफ में एब्जॉर्ब किए गए, वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे। शार्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का अभी भी बीएसएफ में 10% कोटा है, जो कि टोटल वैकेंसी के वहाँ से लिए जाते हैं। ब्रिगेडियर्स लिए जाते हैं। तो जो बीएसएफ की जो शुरुआती जनरेशन है, वो तो टोटली आर्मी के लाइन से ही ट्रेन की गई है। लेकिन वही कल्चर, वही सिलेबस, ट्रेनिंग का वही फिलॉसफी बीएसएफ आज भी कैरी कर रही है और अपने जवानों और अधिकारियों को एग्जैक्टली सेम मिलिट्री लाइन की ही ट्रेनिंग दे रही है। क्योंकि हमारी चुनौतियां जो बॉर्डर पे हैं, उन चुनौतियों को डील करने के लिए हमसे आर्मी से ज़रा सा भी कम प्रोफेशनल एफिशिएंसी की अपेक्षा बीएसएफ से नहीं की जाती। हमारे यहाँ कोई माफ़ी गलती है ही नहीं है। और बीएसएफ एक्ट एंड रूल के तहत गवर्न की जाने वाली फोर्स है, जहाँ पर वही कोर्ट मार्शल सिस्टम है जो आर्मी में होता है, जो नेवी में होता है, जो एयरफोर्स में होता है। सिर्फ धाराओं का नंबर अलग अलग है, बाकी उन सेक्शंस में जो भी प्रोविज़न आर्मी एक्ट के तहत है, बीएसएफ में भी दंड का और गलतियों का जो वर्गीकरण है, जो उसमें क्लासिफिकेशन है, एग्जैक्टली सेम है जो उनके पास। बेसिकली कंडक्ट वही है, कोड्स अलग हो सकते हैं, कोड्स अलग हो सकते हैं, सिस्टम सारा वही है। तो आप ये कह सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज जस्ट लाइक आर्मी एंड वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। पाकिस्तान सीमा पे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, बांग्लादेश सीमा पे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो पहला ब्रंट है बीएसएफ का है। That's the reason it's called border security forces। ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों में कोई भी हमारी पोस्ट विड्रा नहीं हुई थी। जितनी सीमा चौकी बीएसएफ की है, बदस्तूर अपने पॉइंट पे ही थी, कोई जवान विड्रा नहीं हुआ था। और लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के कंप्लीट वेस्टर्न बॉर्डर में एक तनिक भी कोई लेडी कांस्टेबल तक विड्रा नहीं हुई, महिला सिपाही भी वहाँ से नहीं हटी है। और बीएसएफ ने 2 शहादत दी है इस ऑपरेशन सिंदूर में। और बीएसएफ को 2 वीर चक्र मिला है ऑपरेशन सिंदूर में। इसके अलावा तो जो अवार्ड मिले हैं वो मिले ही हैं। तो पूरे सीएपीएफ में ऑपरेशन सिंदूर में मिलिट्री लाइन पर एक्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अवार्डेड फोर्स भी बीएसएफ ही है। एक इसके ड्यूटी से ये बड़ा डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू को हैंडल करना, राजस्थान को हैंडल करना,
क्योंकि आपको मालूम है इस बार जैसलमेर बाड़मेर तक भी लॉटरिंग अम्युनिशन जी आपके उन्होंने बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल किया है, यहाँ भुज तक में तो सर इस्तेमाल हरियाणा किया है। में पलवल तक भी साइटिंग्स हुई हैं। हाँ, वो तो जो उन्होंने टारगेट किया था, जी। एक उन्होंने हिंटरलैंड में उन्होंने 2 जगह टारगेट किया था। एक तो गोल्डन टेम्पल को किया था जी जो कि बाहर ही गिर गया था राइट, मिसाइल, और एक उन्होंने दिल्ली को जो टारगेट किया था जो कि रोपड़ में गिर गया था। रोपड़ में गिर गया था। 2 चीज़ था जो उन्होंने डीप इनसाइड मारने की कोशिश की थी, दोनों का मलबा वहाँ मिला था, जिसकी हमारी एयर डिफेंस ने जिसको न्यूट्रलाइज किया। दैट्स समथिंग दैट वी हैव प्रूव दैट अभी उनको बहुत पीछे हैं, उनको अभी बहुत खैर उसका तो अभी पूरी दुनिया रिसर्च पूरी कर दुनिया रही है, रिसर्च कर रही है। इंडियन माइट पे, राइट, भारत की शक्ति पे, भारत के सुप्रीमेसी पे, भारत के मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पे पूरी वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है। दैट इज वन गुड थिंग। सर ट्रेनिंग कहाँ पे हुई आपकी? हमारी एक एकेडमी है जिसको बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर बोलते हैं, ओके, ग्वालियर में है। ग्वालियर में वो हमारी मदर एकेडमी वही है, ओके, जिस तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन की एकेडमी होती है। और वेपन का स्पेशलाइज्ड सेंटर हमारा इंदौर में है। ओके, उसके बाद जंगल वारफेयर और कमांडो का हमारा बहुत बड़ा सेंटर हज़ारीबाग के जंगल में है। हज़ारीबाग में एक जगह है बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर स्कूल। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी में इंडक्शन का बहुत बड़ा सेंटर हमारा बेंगलोर में। और जो माउंटेन से रिलेटेड हमारी सिखलाई है वो देहरादून में है। और अभी तो बीएसएफ ने ड्रोन पे भी कई इंस्टीट्यूशन खोले हैं। तो और कुल करीब 9 या 10 सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बीएसएफ में, जो चोराचांदपुर मणिपुर से लेकर जोधपुर तक हैं। अगर मणिपुर में एक सेंटर है तो एक जोधपुर में भी सेंटर है। अगर एक श्रीनगर में कश्मीर में सेंटर है तो दूसरा सेंटर होशियारपुर में भी है। एक सेंटर नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में है तो अगला सेंटर बेंगलोर में है। तो इस तरह से पैन इंडिया, यानी भारत के नक्शे पे जो आप 3200 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर का लंबाई चौड़ाई भारत की अगर नापें तो बीएसएफ का फुटप्रिंट राइट अप टू नीरू गुरेज द्रास कश्मीर टू कन्याकुमारी, बीएसएफ ने अपने फुटप्रिंट रखे हुए हैं। और 3200 से ज़्यादा किलोमीटर जो लाइन ऑफ कंट्रोल 700 से अधिक किलोमीटर का है पाकिस्तान के साथ। तो जितने कठिन सीमा है, जिसमें आप सीमा में आप नॉर्थ ईस्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का 3 सबसे कठिन स्टेट मणिपुर, नागालैंड, मेघालय जी, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, इन चारों राज्यों की जो सीमा लगती है बांग्लादेश और म्यांमार से, इसको भी बीएसएफ, यहाँ भी डिप्लॉयमेंट बीएसएफ का बहुत ही टफ डिप्लॉयमेंट है सर। क्योंकि ये भी है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ऑपरेशंस हैं, जैसे आपने अभी बोला, फ्रॉम स्क्रोचिंग हीट, मतलब एक्सट्रीम लेवल 52, 53, 54 डिग्री तक टेम्परेचर से लेके -52, 53, 54 डिग्रीज तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलग अलग लोकेशंस में तैनात है। क्या ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है इस तरीके से इंसान को ठोस मजबूत बनाना, या एक्चुअल में जब हम एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ चीज़ों को तब वो चीज़ें धीरे धीरे एम्बेड होती हैं? देखिए, इसमें 3 फैक्टर हैं। एक इंसान के अंदर भगवान ने एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी दे रखी है जी, वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी है और वो सारे ह्यूमन बीइंग में होती है। लेकिन हमारे देश में जो जवान बीएसएफ चुनता है, सीमा सुरक्षा बल का उसने चुनाव करना है, उसके साथ 2-3 बड़ी एक विचित्रता है। पहली विचित्रता है कि वह आदमी मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, कोचीन, केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर किसी भी राज्य का हो सकता है जी। और हमारा देश का भूगोल भी बड़ा अपने आप में डाइवर्सिफाइड है। वी आर द कंट्री होल्डिंग ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर जी, और वी आर द कंट्री हैविंग 7500 किलोमीटर ओशन बॉर्डर, यानी समुद्र 7500 किलोमीटर समुद्री बॉर्डर और 15000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर। अब विविधता देखिए, एक बीएसएफ का जवान जब नीरू गुरेज द्रास में डिप्लॉय होता है तो -50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है। राइट। जो काम करता है वो लड़का पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी हो भी सकता है लेकिन वह लड़का हो सकता है साउथ का हो, यूपी का हो, राइट, जिसने इतने -डिग्री टेम्परेचर लाइफ में कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। और हो सकता है जैसलमेर का हो,
जो पैदा हुआ 50 डिग्री में, ड्यूटी कर रहा -50 में। कहीं कोई भी हो सकता है। दूसरा पार्ट है ट्रेनिंग। तो ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी को जब बॉर्डर मैन एक ट्रेनिंग में कन्वर्ट करता है, जो कि 36 हफ्ते से लेके 45 हफ्ते तक की होती है, उस ट्रेनिंग में सबको एक ही मिल के अंदर तैयार किया जाता है। यानी जैसे सब्जी का कुकर एक ही है, आप उसी कुकर के टेम्परेचर में सबको तैयार कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होती है ट्रेनिंग के माध्यम से, जिसके ज़रिए आप उस इंसान के अंदर हार्डशिप को डील करना, मौसम की मार को डील करना, टेम्परेचर को डील करना, फिजिकल टफनेस क्रिएट करना, मेंटल टफनेस क्रिएट करना, कमरादरी, ब्रदरहुड, टीम स्पिरिट, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये चीज़ आप इनकलकेट करते हैं। और थर्ड, जब प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं, जब आप उस स्पेसिफिक एरिया में उसे तैनात करते हैं, तो उसकी भी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है कुछ दिन की। तो इस तरह से उनको तैयार किया जाता है, और जब उस हालत में वो काम करते हैं तो उनकी बॉडी अपने आप अडॉप्ट कर जाती है। हालत से आपका क्या मतलब है? आर यू ट्राइंग टू से दैट देयर इज सो मच प्रेशर, इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाता है इंसान को कि अब वो आगे और नहीं टूट सकता, उसके आगे वो मजबूत ही होगा? आप ये कह सकते हैं कि उसको इतना ज़्यादा तैयार कर दिया जाता है कि उसके आगे परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं सकती। बैटल हार्डेंड हो जाता है वो, जो कहते हैं ना बैटल हार्डेंड। मैं यूपी का रहने वाला, ईस्टर्न यूपी का, और मेरी पहली दिन पोस्टिंग जैसलमेर में हुई, बाड़मेर जैसलमेर, जबकि हमने थार डेजर्ट सिर्फ ज्योग्राफी में पढ़ा था। थार डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, काला, जो भी मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था, हमने कभी डेजर्ट देखा नहीं था। लेकिन वह डेजर्ट, मैं 4 साल रहा वहाँ, और 4 साल के अंदर डेजर्ट के जितने नुआंसेस हैं, जितने उसके ट्रिक्स एंड ट्रेड्स हैं, कैमल राइडिंग है, डीप डोहरों के अंदर चलना है, 52 डिग्री टेम्परेचर में रहना है। सर, ये सैंड ड्यून्स को डोहरा बोलते हैं। जो सैंड की लहर बनती है उसे डोहरे बोलते हैं। वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बनती है, कंप्लीट राजस्थान के अंदर, क्योंकि आपका अरेबियन सी से जो मानसून चलता है, हवाएं चलती हैं, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में चलती हैं। इसीलिए डोहरों की बनावट भी उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि रेत जब उड़ती है तो वही शेप बनाती है, लहरों की तरह। हाँ, लहरों की तरह से, जिसमें आप 90 फीट ऊपर चढ़ रहे हैं कैमल के साथ, 150 फीट नीचे जा रहे हैं आप, बिल्कुल चैनल बना हुआ है। कुछ भी नहीं लगता कि हम यूपी के थे और मैं आके यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं कैसे रहूँगा। बिना बनियान के दिन भर सीमा चौकी पे रहते थे। नेकर होती थी, बनियान विहीन थे हम। बिजली होती नहीं थी, बैटरी चलती नहीं थी, पंखा था नहीं, न सर्दी न गर्मी, पसीना होता रहता था, पानी पीते रहते थे, ऊँट पे चलते रहते थे। न कभी भूख कम लगी, न कभी नींद कम आई, न कभी ये लगा कि फिजिकली हम थक गए। इतने मजबूत हो गए थे, आप कुछ भी कराओ हमसे, हम तैयार हैं। नींद पूरी ले लेते थे उसमें, खाना उसी में बनता था। फ्रेश सब्जी 20-20 दिन नहीं आती थी, पहुँचेगी कहाँ? उस डेजर्ट में फ्रेश सब्जी तो होती नहीं थी। उसमें तो आपके न्यूट्री नगेट है, आलू पड़ा हुआ है, कुछ बड़े बना लिए, दाल पका लिए, उसमें कुछ भी तुरंत कुछ भी काट के डाल लिया। तो व्हाट आई वांट टू से दैट, मुझे लगता है कि माइंड सबसे इम्पोर्टेंट माइंड है। आपका माइंड अगर एक्सेप्ट कर लिया ना किसी एडवर्सिटी को, या किसी चीज को लाइफ का पार्ट बना लिया, जी, आधी स्ट्रेंथ तो दिमाग ही दे देता है। ट्रू, शरीर तो बाद में बनती है ना, माइंड आपको दे देता है पूरी स्ट्रेंथ। और इतनी कमरादरी है, इतनी टीम स्पिरिट है, लंबा बॉर्डर है, खुला बॉर्डर होता था, फेंसिंग थी नहीं, उधर पाकिस्तान है, देश की सरहद का पिलर दिख रहा है आपको, पिलर टू पिलर डिमार्केटेड है, आपकी देश के अंतिम छोर पे आप बैठे हैं जी, और उस छोर की रखवाली आप कर रहे हैं। सर, हाउ सेंस ऑफ प्राइड है। सी, दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। ऑन द अदर साइड, देश प्रेम भी अंदर से एक फीलिंग आती है प्राइड की। आज की डेट में चीज़ें बदल गई हैं, तार फेंसिंगें हो गई हैं, डिमार्केशंस आर एकदम स्ट्रेट लाइन प्रॉपर, सब कुछ दिखने में बहुत सुंदर है। फैक्चुअल बहुत अलग चीज़ें हैं, बट इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज प्रॉपर। बैक इन द डेज, जब आप कह रहे हो कि बॉब वायर भी नहीं होती थी, सिर्फ एक डिमार्केशन, एक पत्थर होता था, पत्थर से पत्थर का बॉर्डर होता था। उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती थी, और रियल लाइफ सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी पड़ती थी? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहें, या सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग्स को
टैकल करना पड़ता था? व्हाट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन? एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत बड़ा खतरा था वो। ओके। क्योंकि जब आपका कोई ह्यूमन बैरियर नहीं है तो कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं है, पिलर टू पिलर डिमार्केशन है, कई जगह आपको एक पिलर से दूसरा पिलर दिख भी नहीं रहा है क्योंकि वो सैंड ड्यून्स में छुप गया, सैंड ड्यून में छुप गया, या किसी ग्रोथ के पीछे छुप गया, या उसकी दूरी इतनी है, या मौसम खराब है, तो पिलर टू पिलर दिखता भी नहीं है, और अंधेरे और रात में तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो एक सबसे बड़ी चुनौती तो थी दिशाहीनता, एनानिमिटी, डायरेक्शनलेस। तो आप भटक के कभी पाकिस्तान चले जाते थे, कभी पाकिस्तान के लोग भटक के भारत चले आते थे, क्योंकि पिलर से पिलर दिखेगा तब उसकी सिधाई लेंगे आप। दिख भी गया तो जरूरी नहीं है स्ट्रेट रास्ता हो, सैंड ड्यून के रास्ते हैं, कभी आपको नीचे जाना पड़ेगा, राइट। जहां आप नीचे गए पिलर दिखना बंद हो जाएगा। दूसरा, कोई लैंडमार्क नहीं था जिससे आप सिधाई टेढ़ाई, कोई जीपीएस नहीं था, मैं भी कोई गूगल मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था। राइट। खाली हमारे पास हार्ड कॉपी सर्वे ऑफ इंडिया का मैप होता था, कंपास होता था। सर्वे ऑफ इंडिया की मैप में लोकल डिटेल कितनी होगी जो आप देख लेंगे? नहीं देख सकते हैं। कोई बड़ा प्रोमिनेंट चीज है, कोई फैक्ट्री है तो डिमार्केटेड होगा, फैक्ट्री होती कितनी थी, कोई पानी की टंकी है तो डिमार्केटेड होगा, कोई किला होगा तो डिमार्केटेड होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, तो ज्यादा लैंडमार्क होते ही नहीं थे। एकदम ओपन, एक ही कलर का, जैसे आपका टेबल टॉप है, इस कलर का बॉर्डर है, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। तो एनानिमिटी बहुत थी, लॉस ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा था, भटक के जाने का खतरा था, और स्मगलिंग भी हो जाती थी उसके आड़ में, क्योंकि आप कहाँ पकड़ पाएंगे इतने बड़े ओपन बॉर्डर पे, कोई फिजिकल बैरियर है नहीं। और इन्फिल्ट्रेशन, लेकिन तब इन्फिल्ट्रेशन का फैशन शुरू नहीं हुआ था वेस्टर्न बॉर्डर पे। ओके। ये पंजाब प्रॉब्लम शुरू होने से पहले तक इन्फिल्ट्रेशन का कोई चैलेंज नहीं था। अच्छा। और राजस्थान बॉर्डर पर तो राइट अप टू 90-95 तक में भी कोई इन्फिल्ट्रेशन का खतरा नहीं था। कोई इक्का दुक्का कोई आ जाता होगा, अदरवाइज नहीं था। स्मगलिंग थी। कभी पकड़ा नहीं आपने किसी को? नहीं, हमारी बटालियन ने गोल्ड स्मगलिंग का एक काफी बड़ा केस पकड़ा था। ओके। जिसका मैं पार्ट नहीं था। तो ऐसा कोई ऑपरेशन मेरे पीरियड में हुआ ही नहीं। पूरा 3.5-4 साल तक जैसलमेर बॉर्डर को कंटेन करने में ही लग गया कि हमारी उपस्थिति है, हमारी एक सीमा चौकी, हमारा एक बॉर्डर लाइन है, इधर से कोई आना नहीं चाहिए, कोई भटक के जाना नहीं चाहिए। छोटे मोटे लोकल झगड़े होते थे जिसको हम लोग फ्लैग मीटिंग के जरिए सुलझाते थे पाकिस्तान से मिलके। जैसे चोरी, एक चोरी किस तरीके की चोरी? रात को बॉर्डर से चोर आए डकैत, और इनके 4 ऊँट लेके चले गए, 10 ऊँट चुरा के ले गए, भगा के लेके चले गए। उसके बाद एक ही कम्युनिटी के लोगों के बीच बॉर्डर लाइन खींची थी, तो इनकी रिश्तेदारियां एक दूसरे की तरफ थी। तो इनकी चोरी से मैरिजेस भी बहुत होती थी। जैसे बातचीत में इन्होंने चोरी से रिश्ता तय कर दिया। अब ओपन शादी हो नहीं सकती, लॉ परमिट नहीं करता। राइट। तो रात को उधर से बारात आई, इधर से लड़की लेके चले गए। ये होता दोनों के मिली भगत से था, लेकिन अगले दिन FIR लॉज होता था कि हमारे यहाँ डकैती पड़ गई, हमको भी पता होता था। तो उसको मिलके हम लोग बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस से उसकी मीटिंग करते थे, सुलझाते थे। ऐसे ही काउज की, गायों की चोरी हो जाती थी। यही एसेट था वहाँ का, और चोरी कोई क्या करेगा। राइट। तो इनको इन झगड़ों, बकरियां चोरी हो गई, 50 बकरियां चुरा के ले चले गए, भेड़ चुरा के ले चले गए। तो माल मवेशी, बकरियां, घोड़े, और घोड़े कह रहा हूँ, ऊंट, इन्हीं की चोरी होती थी। सबसे बड़ा क्राइम यही था। यही सबसे बड़ा क्राइम हो, यही सबसे छोटा क्राइम होता था। और साथ में स्मगलिंग होती थी। स्मगलिंग थोड़ी कम होती थी क्योंकि बड़ा टफ बॉर्डर था, लेकिन कोई स्मगलिंग भी हो जाती थी। तो अब स्मगलिंग का चीज तो अलग से डील करते थे हम। दूसरा, हमें ये भी होता था कि लोकल पॉपुलेशन भी खुश रहे, उसको भाई हमारे से कोई डिससेटिस्फेक्शन ना हो, पारे जा नहीं सकते थे। इसके अलावा कोई चैलेंज हमने उस बॉर्डर पे उस समय, उस टाइम में नहीं देखा। कहते हैं सर उस टाइम पे आर्म्स एम्युनिशन की स्मगलिंग भी चलन में चल गई थी। ये भी कोई केस आम, लेकिन राजस्थान बॉर्डर उसके लिए, राजस्थान बॉर्डर नारकोटिक्स के लिए इनफेमस रहा है, और कोई गोल्ड स्मगलिंग के लिए रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। आर्म्स स्मगलिंग हुई है पंजाब बॉर्डर से, क्योंकि पंजाब बॉर्डर भी टोटली ओपन बॉर्डर था, पूरा जम्मू ओपन बॉर्डर था। वो तो पंजाब एक्शन प्लान में पंजाब बॉर्डर को फेंसिंग करने का काम शुरू किया गया लेट 80s में, और इसका सबसे बड़ा प्रिकर्सर था कि 1979-80 में जो पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के एक टेररिज्म का दौर आया, जिसमें कि कई बड़ी अनप्लेजेंट घटनाएं भी हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान गए,
पाकिस्तान ने उनको ट्रेन किया रावी नदी के थ्रू और तमाम पंजाब के बॉर्डर के थ्रू उन्होंने पंजाब के अंदर उन्हें इन्फिल्ट्रेट किया, जिसमें कि आपको मालूम ही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मर्डर, गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन और आगे भिंडरावाला का केस, बैन सिंह का मर्डर, गोविंद राम का मर्डर, आपके पटियाला में मर्डर्स, और पूरा पंजाब ही एक तरह से डिस्टर्ब था, जो कि दौर 1992-93 तक चला। 93 तक चला, आई तो थिंक 93 जो लास्ट दौर था, उस समय में कादियाँ कलनौर जो एरिया है आपका पंजाब का गुरदासपुर, उस एरिया में हम लास्ट फेज में, मैं थोड़े दिन गया था जब बटालियन निकल रही थी, तो 1993 डिक्लाइन हो गया था। उस दौरान पंजाब की फेंसिंग हुई और उसके बाद अगली फेंसिंग हुई जब इन्होंने कश्मीर पे, ISI पाकिस्तान ने जब कश्मीर को टारगेट शुरू किया 1989-90 से 90, तो 4 साल तक कॉमन रहा टेररिज्म, पंजाब में भी रहा और कश्मीर में भी रहा। तो वो फेज था जब हमने BSF ने वो फेंसिंग शुरू करी जम्मू बॉर्डर की। CPWD को लास्ट में काम रोकना पड़ा क्योंकि CPWD की कैजुअलिटी बहुत हुई। पाकिस्तान रेंजर्स फेंसिंग बनाने नहीं दे रहे थे, वह बीड़ा BSF ने उठाया और CPWD का काम हम लोगों ने खुद किया। हम लोगों ने बुलेट प्रूफ प्लेट लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके, रात को खुदाई करके, किसी तरह से पेड़ों की आड़ लेकर के पूरी फेंसिंग हुई है। तब जा करके आज का बॉर्डर फुली फेंस्ड है, लेकिन इसकी चुनौती अलग है। इसकी चुनौती ये है कि दिस इज अनदर बॉर्डर। एक तो पिलर के साथ बॉर्डर, दूसरा 150 मीटर के अंदर एक दूसरी लाइन बॉर्डर। तो अब आप उस फेंसिंग को रखाते हैं कि फेंसिंग ब्रीच ना हो जाए, इसको कोई काट के ना आ जाए, कोई टनल खोद के ना आ जाए। इसकी चुनौतियां अलग हैं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन पर बहुत बड़ा रोक लगा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। सर, आप उस टाइम पे ऑपरेट कर रहे थे जिस टाइम पे कोई बॉर्डर था ही नहीं, एक तरीके से, मतलब था, देखा, बट एक तरीके से नहीं था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, डिमार्केटेड था, बट डिमार्केटेड था, लेकिन कोई फिजिकल नहीं था, फिजिकल बैरियर नहीं था। सर, कितनी बार पाकिस्तान गए? मैं 2-3 बार तो भटका हूँ, लेकिन अंदर तक बहुत डीप नहीं जा पाया। नहीं गया तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप भटक के पाकिस्तान के सीमा चौकी पे चले गए तो उसका बड़ा प्रोसीजर अलग है, वो एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। आपके कोई कलीग कभी ऐसे फंसे? हाँ, कई कलीग की सुना हूं मैं, सीनियर अफसर भी कई बार भटक के चले गए। लेकिन एक फेज था कि उसका एक दूसरा पहलू भी था, और वो भटक के पाकिस्तान सीमा चौकी पे जाना कोई अच्छी बात नहीं है जी। लेकिन ऐसा हुआ था कि चले गए और फिर उन्होंने बड़े इज्जत के साथ वापस भी किया, चाय पिलाया, और ऐसा कुछ उनके साथ भी हुआ कि हमारे तरफ आ गए। और एक फेज तो 1980-82 का था कि वॉलीबॉल मैच फ्रेंडली होता था, प्रॉपर प्रोग्राम आता था, तो हमारी स्पोर्ट्स टीम पाकिस्तान चौकी पे जाती थी, खेलती थी, उनकी हमारे यहाँ आती थी। मेरा एक्सपीरियंस था ज्वाइंट पेट्रोलिंग का। जब मैंने किया ड्यूटी, नौकरी करी, तो ज्वाइंट पेट्रोलिंग प्रोग्राम दिल्ली से जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव होके, कि बॉर्डर की लाइन कि बॉर्डर पिलर नंबर यहाँ से यहाँ तक इतने तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक ज्वाइंट पेट्रोलिंग दोनों की होगी। तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से उनकी टीम आ जाती थी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आधा घंटा बाद हमारा जो टाइम है हम पहुंच जाते थे। दिए हुए पिलर पे हम मिलते थे, 2-4 मिनट का लेट होता था, कहीं वो टीले के नीचे से आ रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, हम जा रहे हैं तो हम दिख नहीं रहे हैं। वहाँ हैंडशेक होता था, चाय पानी हम पीते थे, कुछ राशन हम लेके जाते थे, क्योंकि उनकी पोस्टें बहुत डीप में थी, यानी बहुत पीछे थी। इंडियन पोस्ट बहुत फॉरवर्ड थी। तो जैसे आलू पराठा लेके गए, अचार लेके गए, उधर से रूह अफ़ज़ा लेके आए, तो एक छोटा मोटा जेस्चर हो जाता था। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो आते कहते थे हम तो सर पीछे गांव में रात को रुके हैं, तब आज पिलर तक पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा तो पोस्ट ही 75 किलोमीटर दूर है। ऊँट से आना पड़ता था, गाड़ी थी नहीं, और गाड़ी थी भी तो ट्रैक नहीं था चलाने का, तो टीलों में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो कैमल बैक वाज आवर, वो कहते हैं ना कि ओनली ऑप्शन, हाँ, वो रेगिस्तान का वही जहाज़ था। फिर हम पेट्रोलिंग करते करते चलते थे, तो इसी लाइन पे वो भी ऊँट चलाते थे, हम भी चलाते रहते थे। अच्छा, डोरों पे कोई फिक्स ट्रैक तो बना नहीं है, एक जाके 1.5-2 घंटा पेट्रोलिंग जब ख़त्म होती थी, फिर चाय वाय पिए, हैंडशेक किए, और बड़ी एक फॉर्मल तरीके से वो पाकिस्तान चले गए, हम इंडिया आ गए। ये तो मेरे टाइम में हुआ। मैं इस सिचुएशन में आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जब आप अर्ली डेज़ की जब हम बात कर रहे हैं, आपके BSF अर्ली डेज़ की, द काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो आपको मिली और जो आपकी पहली पोस्टिंग थी, जो पहले इनिशियल एक्सपीरियंसेस थे, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना प्रतिशत
आपके हिसाब से आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो मुझे सिखाया गया था, जो मुझे बताया गया था, जिस चीज़ को मैंने आई वेंट अंडर ट्रेनिंग फॉर was accomplished and was 100% used when I was actually posted? बिल्कुल सही सवाल है। इसमें क्या होता है ट्रेनिंग में, एक चीज़ तो है जो आप फिजिकली मेंटली चीज़ों को इनकलकेट करते हैं जी। लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम योर फिजिकल फिटनेस। बीएसएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी, उसकी ड्यूटी आप कर ही तब सकते हैं जब आप फिजिकली उसके लिए फिट हो। ट्रू ट्रू, वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है। हाँ, ट्रेनिंग का पार्ट है। तो फिजिकली जो आप इनकलकेट करते हैं, अपने आप को फिजिकली बनाते हैं, और वहाँ पर ये पाते हैं कि अगर मैं फिजिकली खुद को इतना प्रिपेयर न करता तो शायद यहाँ की हार्डशिप में नहीं झेल सकता था। एक तो ये है। दूसरा, मेंटली यू बिकम मोर सेटल्ड, मोर स्टेबलाइज्ड और मोर मैच्योर। आपको टीम लेके चलनी है, कंपनी, प्लेटून, सेक्शन, बटालियन, और विभिन्न भाषा बिरादरी, भाषा, कम्युनिटी, फेथ, एज ग्रुप को लेके आपको साथ चलना होता है। आप एक यंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन आपके कंपनी के अंदर 57 साल तक के लोग बुजुर्ग भी होते हैं। राइट, सीनियर ऑफिसर। हाँ, मतलब सब लोग होते हैं। फिर आपको पीयर ग्रुप है, हायरार्की है। उसके बाद जो मिलिट्री की बुनियादी ट्रेनिंग है आपका कंडक्ट, बिहेवियर, डिसिप्लिन। उसके बाद एम्बुश है, पेट्रोलिंग है, राइट, सीमा चौकी के रूटीन क्या है, सेंट्री ड्यूटी क्या है, लिसनिंग पोस्ट क्या है, ओपी टावर क्या है, पैरामीटर सिक्योरिटी क्या है, असेट्स क्या हैं, आपकी वेपनरी है, अम्युनिशन है, ग्रेनेड्स हैं, बॉम्ब्स हैं, आपका रिस्पॉन्स सिस्टम, ग्रिड रेफरेंस, जीआर, फायर पावर, उसके बाद फायर ऑर्डर। ये जो चीज़ें आपको सिखलाई जाती हैं ट्रेनिंग का पार्ट, ये सब आपके काम आती हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। राइट, एक्सप्लोसिव हैंडल करना, ग्रेनेड हैंडल करना, टीएनटी हैंडल करना, आरडीएक्स हैंडल करना, आपके पास प्रॉपर चीज़ों को हैंडल करना, उसको ब्लास्ट करना, न्यूट्रलाइज करना हम हाथ से करते हैं और वो चीज़ हमको सिखाई जाती है। वेपन हैंडलिंग है, कम्युनिकेशन सेट है, वाटर स्टोरेज है, प्रोविजनिंग है, हिसाब किताब है, तनख्वाह है, डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म है, तमाम चीज़ें हैं। ये सारी जब कार्रवाई आप कर रहे होते हैं तो, और जब अब क्या वो चीज़ है जो इससे अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं, इसको फिजिकली आप इम्प्लीमेंट करते हैं और ग्राउंड पर आपको बिल्कुल आपको सिखलाई के हिसाब से आपको फ़ायदा मिलता है। अब जो चीज़ें अलग होती हैं, मुख्तलिफ जी, वो चीज़ें होती हैं कि जिस एक्चुअल ग्राउंड में आप काम कर रहे होते हैं उसकी पढ़ाई कोई नहीं कराता, उसकी सिखलाई पढ़ाई संभव नहीं है। जिसको कहते हैं कि यू लिव इन रियल टाइम। जी, रियल टाइम में गए, उसके चैलेंजेस अलग हैं। हमने पूरे साल की ट्रेनिंग कर ली, जैसलमेर बॉर्डर ऐसा दिखेगा इसका हमें कोई ज्ञान नहीं था। जैसलमेर बॉर्डर कैसा होगा है तो जैसलमेर जाके ही देखा मैंने। ओके, कि भाई स्वर्ग बड़ा सुंदर है, स्वर्ग देखने की बड़ी ख्वाहिश है, क्या करें? क्या बेटा, मरना पड़ेगा इसके लिए। बिना मरे तो स्वर्ग देख नहीं सकते, बेशक कितना अच्छा हो। तो जब आप गए, आपको लगा कि यहाँ बिजली नहीं है, कैंडल जला के आप शेव कर रहे हो, पानी बड़ा लिमिटेड है, टैंकर हफ्ते में एक बार आता है, वो मीठा पानी होता है, किसी सम्प से आता है, उस पानी को बड़ा राशनिंग करके रखना पड़ता है। यू कैनॉट हैव अ लग्जरी ऑफ बेदिंग डेली, कपड़ा आप डेली नहीं धो सकते, ख़त्म हो जाएगा तो पानी कहाँ से लाएंगे। तब जाके पता लगता है कि इसके साथ अब हमें कैसे लाइफ को सेट करना है। बीमारी, कोई बीमार पड़ गया, किसी को स्नेक बाइट हो गया, स्नेक बाइट के बाद उसको इवैक्यूएट कैसे करेंगे। हो सकता है आपके पास गाड़ी ना हो, गाड़ी हो तो तेल ना हो, तेल हो तो गाड़ी खराब हो, गाड़ी हो तेल हो खराब ना हो, ड्राइवर ना हो, तो आप इन कंटिजेंसी को कैसे मीट करेंगे। राइट, उसके बाद आप लोकल कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं टू इन्हांस, टू एम्पावर योर कैपेसिटी, क्योंकि बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए आप वहाँ बैठे हैं। नेटवर्किंग तो आप पता करते हैं इस एरिया का, तो पता लगता है साहब इस एरिया में किसी के पास जोंगा है, एक आदमी है थोड़ा दिलदार है, वो परेशानी होने में आपकी हेल्प कर देगा। एक आदमी है उस पर, मतलब हमारी पोस्टिंग हुई, एक पोचीना पोस्ट थी,
15 दिन बाद खबर आ गई कि विनोद खन्ना जी, लता मंगेशकर जी, गुलजार जी, डिम्पल कपाड़िया, सिंपल कपाड़िया, ऑल 5 आर कमिंग, तुम्हारे यहाँ रहना है। लेकिन पिक्चर की शूटिंग हो रही थी। ओके। अब मेरे लिए, मेरे पास खुद रहने की जगह नहीं, एक पत्थरीला पत्थर का बना हुआ 2 कमरे का एक पोस्ट, उसमें देशी पैटर्न का एक टॉयलेट, बाल्टी लेके जाते थे, लोहे का दरवाजा था, उसकी सिटकिनी पूरी ताकत में लगाऊं तो बंद होगी नहीं, सिटकिनी बंद होती थी, चारपाई 2। अब इन 5 लोगों को कहाँ रखूं मैं, कैसे अकोमोडेट, क्या करूं मैं? तो लड़कों से बात किया, तो कुछ नहीं, कमांडर ने बोला कि ये करना है तुमको। कौन सी मूवी थी सर? लेकिन एक लेकिन पिक्चर जिसकी यारा सीली सीली करके एक गाना है, पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है। हाँ, यारा सीली सीली समथिंग लाइक वही वाला। तो ये 5 को आना था। तो मैंने अपने हवलदार से बोला, मैंने कि यार क्या करें? कह रहा सर ये 2 चारपाई तो आपके कमरे में है और लोहे की फ्रेम की चारपाई निवाड़ से बुनी हुई जी। तो मैंने कहा ये 5 लोग हैं। कहा ऐसा करते हैं सर, 4 चारपाई, 2 चारपाई तो और हो जाएगी। तो 2 चारपाई और आ गई। 2 कमरा था, एक में मैं सोता था और एक और कमरा था जी। तो उन दोनों में उन लोगों को 2-2 चारपाई लगा दी। तो चारपाई भी ऐसी थी कि एक पे 2 नहीं सो सकते थे, क्योंकि बीच में लोहे का पटिया था, तो चुभेगा ना, वो बराबर हो तब तो, गद्दा हो तो चल जाएगा। तो नॉर्मल था। ये 5 आ गए महानुभाव। गुलजार साहब बोले कि मैं तो बाहर टेंट लगाऊंगा, मुझे टीले पे टेंट में सोना है। तो एक आदमी तो कम हुआ, उनका तो हमने टेंट लगवा दिया, उसमें एक उनको खटिया दे दिया। ये चारों देखा, ये भी बड़े आराम से रहे, इनको कुछ नहीं फील किया। तो मैंने बोला इतने बड़े स्टार हैं, तो उनसे भी सीखा मैंने। विनोद खन्ना जी बोले कि नहीं, वी आर यूज्ड टू, एक ही रात की तो शूटिंग है, कट जाएगा, खाना वाना तो मिले, मैंने वो सब मिलेगा। तो एक में वो रहे और लता मंगेशकर जी लास्ट मोमेंट में नहीं आ पाई। ओके। तो खाली विनोद खन्ना एक रूम में थे, एक में सिंपल और डिम्पल थे। वही बाल्टी, वही मग, वही साबुन। रात को गुलजार जी का टेंट जल गया बेचारे का, वो मोमबत्ती जला के कुछ लिख रहे थे, लाइट वाइट तो कुछ थी नहीं। तो अगले दिन उन्होंने टेलीविज़न दिया, उसके कॉम्पनसेट किया। मैंने सीईओ को बोला सर वो टेंट जल गया। बोले अब क्या कर सकते हैं, चलो। तो एक टेलीविज़न दे के गए, छोटा सा, वो खर्चा का लॉस दिया ना उन्होंने कि भाई हमसे नुकसान हो गया। टिब्बे पे शूटिंग हुई और शूटिंग देखने गए हम लोग। तो लाइव में मैंने देखा, अचानक था ये ना, ये देखा जाए तो बड़ा स्टोरी टाइप लग रहा है, फैक्ट हुआ मेरे साथ कि भाई, तो विनोद खन्ना के फादर की डेथ हो रखी थी। तो उनको हरिद्वार जाना था कुछ रिचुअल करने। तो मुझसे बोले मैं हरिद्वार जाऊं कैसे? तो मैं पोचीना गांव में गया, तो उसके नंबरदार प्रधान के पास एक जोंगा थी। तो कहा साहब तेल भरवा देना, मैं म्याजलार तक छोड़ दूंगा। म्याजलार से बस मिलती थी। लेकिन बाद में उन लोगों ने म्याजलार में अपनी कोई गाड़ी वाड़ी मंगवा ली थी, तो उस जोंगा से हमने म्याजलार छुड़वाया, इनको ड्रॉप करवाया। अब आगे वो कैसे गए मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइफ में मैं कभी मिला नहीं फिर उनसे, और अब तो विनोद खन्ना जी भी नहीं रहे। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी चुनौती आती थी। तो अचानक डिसाइड कर लिया हमारे कमांडर ने कि पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग है सेक्टर लेवल की। तो मैं यंग था, थोड़े जोश में था। मैंने कहा कि मैं फ्लैग मीटिंग लुनार पोस्ट से करवाऊंगा। अच्छा। मोड़ का टिब्बा एक नया मैंने इस्टेब्लिश किया था पोस्ट। तो सीईओ ने मुझे हिंट भी दिया कि वहाँ रहने वहने का कर लोगे तुम? मैंने सर कर लेंगे। तो उनका था एक सुंदरा पोस्ट थी, अगर वहाँ कराते तो थोड़ा कमरा उमरा था। तो वहाँ 3 कमांडेंट आ गए रहने के लिए रात को। मिस्टर रविदर शर्मा, मिस्टर कटोच थे, मिस्टर SCS रावत। 3 कमांडेंट को ठहराना। मैं तो बिना बनियान के दिन भर रहता था, वॉलीबॉल खेलता था, ऊँट पे बैठ के घूमता रहता था। तो रात को इनको 3 चारपाई टीले पे लगाई मैंने। किसी तरह से सुलाया, व्यवस्था किया। सवेरे उठा तो इनकी चारपाई पूरी रेत पे टच हो गई थी। अब ये उठे तो रेत और गद्दा एक ही लाइन में, मतलब पैर कहाँ लटकाए। टीला रात को चेंज हो गया। खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे। मैंने बोला कि इन्होंने सोचा कि इतने डिसीजन टफ लिया, चलो कोई बात नहीं। फ्लैग मीटिंग हुई, वो सब तो अच्छे से हो गई। बट ये सब चीज़ें तो आप वहाँ जाते हैं, सीखते हैं, और आपको समझ आता है इसका सलूशन क्या है। पानी का टैंकर पोस्ट पे नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि सैंड टायर नहीं है। अब सैंड टायर चेंज करें तब भी नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि टेम्परेचर 50 डिग्री है। तो लोकल घास काट के ट्रैक में बिछाते थे हम लोग।
लोहे का चैनल लगाते थे, चैनल पे वो खिसकता था 5 मीटर, फिर वो चैनल आगे लगाते थे। ऐसे कर करके तो 16-16 किलोमीटर टैंकर आते थे। वापस आपको आना है बटालियन हेडक्वार्टर, तो वाटर टैंकर की सीट पे बैठ के आइए, सम से बस पकड़िए, जैसलमेर में आके बाजरे की रोटी खाइए, वहाँ से रोडवेज की बस पकड़ के 154 किलोमीटर बाड़मेर आइए। मतलब लाइफ वॉज नॉट ईजी, लाइफ वॉज वेरी टफ। एक बार इतना भयंकर वहाँ मानसून आया कि लोग जैसलमेर बाड़मेर का शायद मानसून सोचते हैं वहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन वहाँ अगर बारिश हो गई जी तो बारिश संभलती नहीं है, क्योंकि सारी धाणी डाउन में है, जहाँ पानी का रिसोर्स है, इसको टांका बोलते हैं। जी 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 जी। मैं छुट्टी से लौट रहा था जोधपुर, पता लगा कि आप बाड़मेर जा ही नहीं सकते, पूरा कट ऑफ है, इतना पानी है। तो मैं जैसलमेर आया हुआ है बस। जैसलमेर से जब बाड़मेर आने लगे तो रास्ते में करीब 50-75 मीटर सड़क बह गई थी, रोडवेज वालों ने उतार दिया। बटालियन कैसे जाए? और मेरे को फीवर, तो मैं झोला वोला लिया, बैग वैग बगल के धानी में गया, तो एक राजस्थानी परिवार ने मुझको चारपाई दी, बोले आप यहीं सो। हमने कहा पैरासीटामॉल का जुगाड़ करो, तो बोले यहाँ तो कोई डॉक्टर है नहीं। फिर मैं उस पार जो बस आई उस एंड पे, उसको चिट्ठी भिजवाया इसके थ्रू कि मेरे बटालियन के गेट पे संतरी को दे देना। तो चिट्ठी मैंने लिखा कि मैं यहाँ हेल्ड अप हूँ। तो वो लोग, फिर जब चिट्ठी मिली तो उधर से जीप आई, जीप मुझे लेके गई। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जब आप वहाँ काम कर रहे होते हैं तो ये परेशानी आपको तभी आती हैं कि कैसे करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ग्राउंड सिचुएशन। और उसके बाद फिर आप कश्मीर? हाँ, इसके बाद मेरा वो 1 साल भर के लिए, क्या 8 महीने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर पोस्टिंग हुई। तो वो मुझे पता नहीं था, उसी में मेरा प्रमोशन आ गया। जब प्रमोशन आ गया तो ये हुआ, भाई अब तो आपको जाना पड़ेगा कश्मीर, बट सर दूसरी बटालियन में। मतलब आई हैव सीन, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैंने इतना सारा कंटेंट दैट इज अराउंड यू, ठीक है, उसमें हमने सिर्फ कश्मीर 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 कश्मीर, बट राजस्थान में जो आपने चीज़ें एक्सपीरियंस करी, दैट इज कंप्लीटली, सी एन आर्मी ऑफिसर, इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ मेनी बुलेट्स यू फायर, राइट, इट इज ऑल्सो अबाउट सर्वाइवल, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट सर्वाइवल करते हुए भी आपको बॉर्डर पे देश को सुरक्षित रखना है, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। ऐसे ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पे लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें हो रही हैं। बहुत टास्क सिर्फ एलिमिनेशन नहीं है, टास्क और भी चीजों को कंट्रोल करना है। वो छोटी बड़ी चीजें कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। पता है, ये छोटी छोटी घटना है। मैंने बताया ना, मेरा कैमल भाग गया। वो भी एक मैंने पॉडकास्ट में बोला हुआ था, तब मुझे मालूम है, पहले तो यही नहीं पता था कि ऊँट भाग कैसे जाएगा। आज की फेंसिंग होती तो नहीं भाग सकता था, ओपन बॉर्डर था। कैमल को क्या पता कि इस बीच में रेड क्लिफ लाइन है और पिलर बने हैं, तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। सही बात है। वो जाड़े का दिन था, ब्रीडिंग सीजन था, कैमल का टेम्परामेंट चेंज हो रखा था। उसने जवान को पटका, पाकिस्तान भाग गया। अब मैंने बोला कैमल भाग गया क्या करना है? जवान बोले साहब ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कैमल इज जस्ट लाइक योर पिजोट जीप, कैमल इज जस्ट लाइक मारुति जिप्सी। आपकी तो एक गाड़ी गायब हो गई, जवाब तो देना पड़ेगा। खबर भेजी तो मेरे कमांडिंग अफसर, हु इज स्टिल सर्वाइविंग, वो पॉडकास्ट देखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि तुमने, तो वो उन्होंने बोला कि कैमल भाग गया। मैंने कहा, तो बोले तुम कहाँ हो? मैंने सर मैं पोस्ट में बैठा हूँ। बोले हाउ डेयर यू कैन बी इन द पोस्ट, कैमल इज डिसअपियर्ड फ्रॉम योर टेरिटरी एंड यू आर कूलिंग योर हील्स इन द पोस्ट, गेट आउट। कैमल जब तक नहीं लेके आओगे पोस्ट में नहीं घुसना। अब मैं ऊँट कहाँ से लेके आऊँ? तो लड़कों ने बोला सर ऐसा है, ऊँट तो गया है पाकिस्तान, कैसे लाना है? तो बोले सर ये लुनार पोस्ट में खंगरिया करके है, वो पग्गी है। पग्गी बोलते हैं द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन आइडेंटिफाइंग द फुटप्रिंट्स। वो लकड़ी कुड़ी भी हमारा लाता था, पोस्ट की लकड़ियाँ वही लाता था, गैस चूल्हा तो होता नहीं था, लकड़ी से खाना बनता था, तो लकड़ी का पैसा कौड़ी हम उसको दे देते थे। उसके पास गए, कहा सर हमको कोई पीटी शू दे दो क्योंकि रेत बहुत गर्म है, हमारे पास जूता तो है नहीं, और एक पानी की बोतल दे दो। और कैमल ने पटका कहाँ है, कहाँ से कैमल भागा है, वो स्पॉट दिखा दो। ओके, तो उसको ले गए, हम स्पॉट दिखाए। तो कहा कि ठीक है सर, मैं यहाँ से फुट पकड़ लिया, फुटप्रिंट उसने वहाँ से पिक कर लिया। देखिए
हाउ इंटेलिजेंट दीज पीपल वेयर. एक ह्यूमन माइंड है, उसने कितनी बेसिक चीज पकड़ी. कोई फोरेंसिक साइंस और लेबोरेटरी का मुद्दा नहीं था है. उसको एक हमने फटा सा जूता दे दिया, पानी की बोतल, तब बिस्लेरी की बोतल आती नहीं थी, तो फौजी बोतल एक दे दिया. बोला सर कल मिलेंगे आपसे. हम लोग वापस आ गए. नेक्स्ट डे इवनिंग में आया, कहा सर कैमल शंग्रीलो गांव में फलां आदमी के दरवाजे पे बंधा हुआ है. ओके. कैमल का नंबर होता है, उसके पुट्ठे पे हम लोग मार्किंग करते हैं. जला करके कैमल नंबर 90, 91, 92, 93. That's the way how the we keep the count. forces keep the count. काउंटिंग करते हैं कि नहीं तो कैसे हिसाब रखें. बिल्कुल. और हर कैमल की हिस्ट्री शीट होती है कि ये कैमल कब खरीदा गया, किस बाजार में, जब खरीदा गया तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, इसका रंग क्या है, इस कैमल की कीमत कितनी थी, कैमल का हेल्थ कंडीशन क्या था, खरीदने वाले कमेटी में कौन कौन था, नीचे ठप्पा मुहर, हिस्ट्री शीट प्रॉपर होती है. जैसे आपके पास कार होगी तो कार का एक पूरा मैनुअल है, आरसी पूरा आरसी. यस. तो क्या करें, तो लड़कों ने बोला सर फ्लैग मीटिंग पाकिस्तान से करते हैं, प्रोटेस्ट नोट फिर हम भेजते हैं. प्रोटेस्ट नोट भी यही ले जाता था. ओके. खंगरिया, क्योंकि ही वाज एक्सपर्ट ना कि किस पिलर से हम क्रॉस करेंगे, किस दिशा में चलेंगे तो उनकी पोस्ट कितने किलोमीटर पर आएगी. कोई जीपीएस नहीं, ह्यूमन माइंड. खेजड़ी पड़ेगा, केर पड़ेगा, एक डोहरा पड़ेगा, फिर कुछ ऊंचा पड़ेगा, नीचा पड़ेगा, वो पहुंच जाता. कहते हैं ना कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है और आदमी खो जाता है. These people are experts. तो प्रोटेस्ट नोट भेजा. तो उनका अगले दिन उनका कैप्टन आ गया. वहाँ तो कैप्टन से ऊपर आर्मी अफसर होते हैं. तो जो पिलर नियुक्त होता है वो लोग वहीं आते हैं. कोई थोड़ा बहुत टाइम का अंतर पड़ता है, वेट कर लेते हैं हम लोग. तो उसने बोला हाँ जनाब बताइए क्या है. मैंने कहा यार मेरा ऊँट भाग गया. तो उसने बोला कि आपने तो पता भी कर लिया होगा ऊँट कहाँ है. मैंने कहा पता तो कर लिया है. कह रहा कहाँ है, बताया मैंने. कहा ठीक कोई बात नहीं, चाय वाय पीते हैं. कहा कि ऊँट आपको मिल जाएगा. और जोश में खड़ा हुआ, बोला अगर ऊँट नहीं मिला तो कोई और ऊँट लेके उस पर सेम नंबर डाल के दे देते हैं, और बताओ. तो मैंने कहा तो काम बन गया. उसके बाद वो चले गए, मैं वापस आ गया. और फिर ऊँट हमारा अगले दिन मिल गया. टीम हमारी गई, लेके आई. पिलर निश्चित होता, उस पिलर पर वो आ गए, हमने ले लिया. तो आप अब इससे बताइए, आप हैंडल करते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर हुई, अचानक सीओ ने बोल दिया कि एक नूरी का टिब्बा पोस्ट बनाना है, 900 मीटर पे दिख रहा है. मैंने कहा दिख रहा है, कब तक बन जाएगा. कुछ बोला नहीं, कह रहा है 24 घंटा 48 घंटा. मैंने 48 घंटा. ओके आई विल कम नेक्स्ट संडे. चला गया मैं. हमने कहा ये कैसे बनेगा, पोस्ट बनना मैंने सीमा चौकी बनाना. हाँ सही बात. तो लड़के बोले सर बनाने में चाहिए क्या, सैंडबैग चाहिए मोर्चा बनाने के लिए, वो तो है. तार कांटा चाहिए, उसका पैरामीटर बनाने के लिए वो भी है. मैंने कहा रहने का कैसे बनाएंगे. कह रहा सर घास काटेंगे, खिचड़ी और उसका शेड डाल देंगे. वाल, कह रहा सैंडबैग का वाल बना देंगे. अच्छा पानी, कह रहा सिंटेक्स टंकी है सर, लगा देंगे. बना दिया हमने. सीओ आए, बड़े खुश हुए. बोले वो पोस्ट अभी भी एनकेटी, उसका नाम है एनकेटी, सीमा चौकी, भारत के इतिहास में पोस्ट है. तो ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है. राइट. तो आप जब लिविंग विद द लैंड, एक्चुअल परिस्थिति में, बैटल ग्राउंड में, एक्चुअल ग्राउंड जीरो में आप जब जाते हैं ना, तब आपको पता लगता है भाई ये करना कैसे है.